अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का और एपीसी इस पिछले 2 सालों के अंदर पहली बार बहुत ज़्यादा गूंज के साथ हुई और ऐसा महसूस हुआ कि अब सब जो हैं वो मिलके अपोजिशन के लोग बैठ गए हैं। जो बात सामने आई वो मुसलसल कही जा रही थी, लेकिन वाज़े तौर पे सबकी जानिब से एक बयान आया कि जो इंतखाबात हुए 2018 के वो जो थे वो सिलेक्टेड की जानिब थे और इसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट पर बहुत से जो है वो सवालात उठा दिए गए हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में बैठकर उन्होंने जो कॉल दी है, तो इस वक्त हुकूमत, बल्कि हम सुन लेते हैं एक पैकेज में कि हुकूमत जो है ख़ास तौर पे वो क्या बात कह रही है और इस एपीसी को किस तरह से देख रही है। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ। हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। एक फर्द के साथ नवाज शरीफ साहब की लड़ाई नहीं, उनकी किसी भी आर्मी चीफ से नहीं बनी। सबसे ज्यादा शादियाने कहाँ बज रही हैं? आपके पड़ोस में। हुकूमती वज़रा ने अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम कर दिया। फवाद चौधरी ने बयानिए पर सवाल उठाया, एपीसी को अब्बू बचाओ कॉन्फ्रेंस भी करार दिया। कल जो अब्बू बचाओ कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उसका जो बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि देखें, अगर तो जुडिशरी और फौज हमारे साथ हैं तो इनसे अच्छा कोई इदारा ही नहीं है। मेफेयर के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स में बैठ के लोगों को कह रहे हैं कि आप सड़कों पे निकल आए। उनकी किसी भी आर्मी चीफ से नहीं बनी, कभी भी उनकी फौज से नहीं बनी। शाह महमूद कुरैशी बोले, एपीसी के शादियाने भारत में ज्यादा बज रहे थे, ऑपोजिशन को मालूम हो गया एनआरओ नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा शादियाने कहाँ बज रही हैं? आपके पड़ोस में। क्यों? कि हर उस इदारे को निशाना बनाया गया जिस इदारे से वो खाइफ हैं। उस इदारे ने पाकिस्तान की सलामती के लिए अपना खून दिया है। वो मुकम्मल तौर पर कायल हो चुके हैं कि उन्हें एनआरओ या नैब के कवानीन में जो रियायत दरकार थी, जिसके वो तालिब थे, वो नहीं मिलेगी। अपोजिशन की जानिब से इलेक्शन में धांधली के इल्जाम का जवाब वजीर इत्तलात शिबली फराज ने दिया। ये वतीरा देखा है उनका कि जब चीजें उनके मंशा के मुताबिक हों, अगर कोई कोर्ट उनके हक में फैसला दे दे तो ठीक है, कोई अगर उनके खिलाफ दे दे तो वो गलत है। जो इलेक्शन वो जीत जाए वो इलेक्शन ठीक है, जो इलेक्शन वो न जीते वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वफाकी वज़रा का कहना था, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ हैं। नवाज शरीफ सेहतमंद हैं तो इखलाकी तौर पर वापस आ जाएं और अदालतों का सामना करें। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से रिस्पॉन्स दिया वफाकी और मिनिस्टर की भी वफाकी वज़रा से मुलाकात हुई और उसके साथ साथ इस एपीसी से पहले जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उनसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मीटिंग हुई थी, उसके भी जो पॉइंट्स हैं वो सामने आ रहे हैं और वो बहुत ही नॉर्मल और एक कैजुअल भी कह सकते हैं कि मीटिंग थी। और अगर आपको कोई इस तरह की शिकायत थी या इस तरह का कोई एहतजाज करना था तो उसमें भी बात की जा सकती थी। ये टाइमिंग जो है ये आखिर इस वक्त क्यों ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब ने इस तरह की तकरीर की? क्या वो अपनी ही पार्टी पे कोई खुदकुश हमला जो है वो कर चुके हैं या करने जा रहे हैं? आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप दिफाई तजियाकार हैं। आपके साथ मौजूद हैं केलदास कोहिस्तानी साहब, आप मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA हैं कमल चौधरी साहिबा हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं। केलदास कोहिस्तानी साहब, ये फरमाएँ कि लंदन में बैठ कर आवाम से दूर एक शख्स जिसको जो विक्टिम हो गया है, सज़ा याफ्ता है, जो इलाज कराने के बहाने जो भी डील कह लें, जिस तरह भी जो बाहर गया है, आप समझते हैं कि इस तरह की पोजीशन के अंदर ये बातें ज़ेब देती हैं नवाज शरीफ साहब को जो उन्होंने की है? अगर उन्हें वो जो आवाम के दर्द की भी जो बात कर रहे थे, अगर वो इतना ही दर्द था तो यहाँ आएँ, यहाँ आके अपने मुकदमात जो फेस करें, आवाम को सड़कों पे निकालें। ठीक है, आवाम सड़कों पे आए, एहतजाज करें, उनका ये सियासी हक है, लेकिन लंदन में बैठ के बातें करना, क्या कहेंगे? देखिए, नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद है। उसको 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने पाकिस्तान के उसको वोट दिए हैं और जो आप कहते हैं कि वो वापस आए,
ये दुनिया की तारीख में मुझे कोई ऐसा शख्स बता दे, ऐसा सियासतदान निकाल के आप दिखाएं जो जिसको सज़ा हुई हो, अदालतों ने फैसला दिया हो, वो अपनी बेटी को लेकर आया हो पाकिस्तान और वो जेल गया हो। उसने कानून का एहतराम किया, उसके पाकिस्तान ने अदालतों के फैसलों का एहतराम किया। लेकिन दुनिया का अबूजा कोई ऐसा शख्स भी दिखा दे कि जिसको सजा हो चुकी हो, उसके बावजूद वो मुल्क से बाहर गया हो और अपनी सियासी एक्टिविटी कर रहा हो। वो क्या किसने इजाजत दी, किस फैसले के तहत था वो तो भी? आप माने कि आपने एनआरओ लिया, इसका मतलब जो कोई एनआरओ नहीं, हम अदालत में कैसे गए? पाकिस्तान की उन्हीं अदालतों में गए जहां से हमारे खिलाफ फैसला, उन्हीं अदालतें जहां जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। नहीं, उन्हीं अदालतों में गए, उन्होंने मेरा और हुकूमत ने इजाजत दी, हुकूमत ने, इमरान खान ने इजाजत दी। ऐसे नहीं नवाज शरीफ चल के चले गए। ये जो है ये बात आप कह रहे हैं, ये बात सीपैक जिस तरह से आगे चल रहा है, ये मुल्क के खिलाफ जो बात की है, ये इंडिया के एजेंडे पे जो है नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है। एजेंडे पे कौन काम कर रहा है? मोदी को मिस कॉलें कौन दे रहा था? जो कह रहा था कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मामला हल होगा, तो कश्मीर आज कहां खड़ा है? किसने कश्मीर बेचा है? किसने सौदा किया है? ये मुझे बताए। ये हमें कहते हैं गद्दार है। कौन गद्दार है? आज पुलवामा वाक़े पे सारी हमारी फोर्सेस बैठी हुई है, सारे पार्लियामानी लीडर बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर गायब है वहां से। कौन किसको ये दिखा रहे, किसको बता रहे, किसके ये फतवे जारी कर रहे? कश्मीर इन्होंने दिया है, हमने तो नहीं दिया। इन्होंने 73 साल में किसी सियासी पार्टी के होते हुए इंडिया को जरूरत नहीं हुई इस तरह के इकदाम वहां के मुसलमानों के खिलाफ, वहां के कश्मीरियों के खिलाफ। ये वाहिद गवर्नमेंट इमरान खान की है और इसका जिम्मेवार एक शख्स इमरान खान है और कोई नहीं है। मैं समझता हूं कश्मीर काज से बड़ा कोई हमारे लिए काज नहीं है। और जरूरत नहीं होती थी, भारत के किसी भी हुकूमत को जरूरत नहीं होती थी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे इकदाम करने। इन्होंने क्या किया? धूप में 10 मिनट जाके खड़ा हो गया एक जुम्मे पे। इस तरह सफारती अभी जो आगे भाषण देते सलामती कौंसिल का इजलास है, आगे जो चीजें होने जा रही हैं उसको नुकसान, नेशनल कॉज को नुकसान पहुंचाएगी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये जो टाइमिंग है आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? क्यों मसला एक गुस्सा था जो कि अभी तक पिछले 2-3 सालों के अंदर नवाज शरीफ साहब नहीं निकाल पा रहे थे, उन्होंने सोच लिया कि भाई अब मुझे नहीं जाना है पाकिस्तान, बस मैं अब आ गया हूँ, अब यहाँ से जो मैं कह सकता हूँ कह दूँ, उन्होंने कह दिया। ये बात इस वक्त APC क्यों बुलाई गई है? बात यह है कि दे जस्ट वांट टू पुट प्रेशर ऑन द फेडरल गवर्नमेंट। उनके में हमारे पहले उन्होंने FATA में फेल हो गए, उसमें कहा जी ये 39 में से 34 अमेंडमेंट करें नैब की, ताकि इसको बिल्कुल वो क्लिप कर दें, इसके विंग्स कर दें, फारिग कर दें, हर चीज़ ख़त्म कर दें। वो किया। फिर FATA की बात आई तो उसमें साथ कह रहे हैं जी ये भी निकाल दो, मनी लॉन्ड्रिंग निकाल दें, ये कर दें, वो कर दिया। ठीक है, उसके बाद अभी भी ये कोशिश इनकी पूरी ये थी कि ये इससे प्रेशर डालें। ये जो इन्होंने निकाले हैं, 14-15 पॉइंट निकाले हैं कि जी किसी से इमरान इनको एनओआर दे दें। इमरान खान इज सच अ पर्सन जो एनओआर नहीं देंगे। एक तो ये नहीं, तो ये जो गए हैं ये कैसे चले गए? लंदन कैसे चले गए नवाज शरीफ साहब? लंदन ये एनआर क्या था? नहीं है, ये फ्रॉड करके गए हैं। पंजाब में इनके सर इतने मासूम है कि फ्रॉड करके चले गए। पंजाब गवर्नमेंट को वो हुडविंग है, उनका पॉलिटिकल विंग, उनके डॉक्टर्स, उनके वकील। वही तो कह रहा हूँ, पाकिस्तान के तमाम हुकूमती इदारे, अदालतें, एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट सबको चक्कर देके नवाज शरीफ निकल गए। ये बताएं 2000 और जाते हैं तो 2-2.5 लाख पैलेटर्स। अभी आज आपको 45 मिनट वो बोले हैं। कुड एनीबॉडी थिंक ही इज अनवेल? बात ये कि आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आपने करप्शन की है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कहेंगे जी मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, मैं आने के लिए तैयार बैठा हूँ, मेरे से बड़ा जुल्म हुआ है और मैं वापस आके सब हिसाब और रखता हूँ फेस करूँगा। आपने सवाए जो दुश्मन का नैरेटिव था, दुश्मन का नैरेटिव ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर करो, पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम में जो तमाद है उसको दूर करो, फौज को कमजोर करो, पाकिस्तान के खुदा मैं ये इस वक्त जो उन्होंने कुछ बातें की हैं, ये अक्सर पाकिस्तान इंडिया में देखें ना जो शादियाने बाज रहे हैं वहाँ पर, पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अक्सर डायग रूम्स के अंदर बैठ के होती हैं, जो शायद नवाज शरीफ साहब ने कर दी। ये मैं आपसे ब्रिगेडियर साहब पूछूंगा, लेकिन इससे पहले कवल मैं आपकी तरफ आता हूँ। जो एक चार्जशीट इस APC में गवर्नमेंट के खिलाफ भी जो है अपोजिशन ने दी है और ये मौका फराहम किया है खुद गवर्नमेंट ने। जो परफॉर्मेंस है, खुद नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि चीनी की कीमत क्या थी और अब क्या हो चुकी है, आटे की कीमत क्या थी अब क्या हो चुकी है, पाकिस्तान का रुपया किस जगह पे था आज किस जगह पे आ गया है। तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हम माशी तौर पे या जो परफॉर्मेंस के तौर पर तो इस जगह पे आ गए हैं कि जो वो बोल रहे हैं वो किसी हद तक दुरुस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच रिजवान।
देखिए, मैं क्विकली 2-3 चीज़ों को हाईलाइट कर देती हूँ, क्योंकि आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो उनके नैरेटिव पे, मईशत पे नहीं है, और मईशत पे अगर बात करनी हो तो विदाउट बैकग्राउंड उसको एक्सप्लेन करना ज़रा थोड़ा सा अनजस्टिफाइड होगा। पाकिस्तान की अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस देखनी है तो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बताने वाली चीज़ है वो कोरोना है। कोरोना इज़ अ न्यू नॉर्मल, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की जो मईशत और रियलिटीज़ चेंज हो गई, सारे इंडिकेटर्स चेंज हो गए हैं। मैं एसडीजीज को देखती हूँ, हमारी जो एसडीजीज के 2030 के गोल्स हैं वो रीडिफाइन होने वाले हैं। इस वक्त जिस मुल्क में वो बैठे हुए हैं, यूके में, उसकी इकॉनमी -21.3 पे गई हुई है। तो ये किस मुंह से बातें कर रहे हैं? खुदा का नाम माने, इस वक्त दुनिया क्राइसिस में निकल रही है। आपके मुल्क में इस वक्त नहीं, ये जो है फरवरी मार्च में कोरोना आया है कमल, उससे पहले की सूरत हाल भी देख लें तो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं थी, यानी कोरोना से पहले की सूरत हाल तक भी देख लें तो क्या सूरत हाल थी इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी की? देखिए रिजवान, मैं फिर जीरो से स्टार्ट करूंगी और स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करूंगी जहां हमने जो इनहेरिट किया। इस मुल्क को डिफॉल्ट के करीब फेंक के इसाक डार साहब इस मुल्क से भगोड़े हुए हैं, और उनके ऊपर केसेस वो इसको अदालत को भी मतलूब है, अवाम को भी मतलूब है। ये मोहतरम खुद यहाँ से भगोड़े हैं, इनके भाई के बच्चे हैं वो भगोड़े हैं, इनके अपने बेटे जो है इस मुल्क से भगोड़े हैं, और ये बातें हमें कर रहे हैं, ये लेक्चर दे रहे हैं। आपके मुल्क में ना एक्सपोर्ट्स हो रही थी, इंपोर्ट्स का जो है वो $40 बिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड गैप था। इस वक्त पाकिस्तान वाहिद दुनिया में मुल्क है जो सबसे 22 करोड़ आबादी रखने वाला मुल्क जो है वो कोरोना से बाहर आ गया। मईशत खुल गई है, कंस्ट्रक्शन जारी है, जितने भी ताजिर हजरात हैं वो ऑप्टिमिज्म पे हैं, सो प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ी हैं, तमाम आपके इंडिकेटर्स बेहतर है। ये 30 साल हुकूमतें करने के बाद अपने आप को कहते हैं जी हमें अगर अब दोबारा मौका मिल जाए, मैं और बिलावल मिलकर इनकलाब ले आएंगे। खुदा का नाम माने, हमें तो आपने 24 महीने नहीं दिए, तो हर महीने के दिन रात मिला के आपने अपने सालों का हिसाब जो है वो बराबर करते रहिए। तकलीफ क्या है? जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, मेरे अंदर भी एक फौजी का खून है और मैं जानती हूँ इनकी हिस्ट्री। ठीक है, 30 साल पहले इदारों के हालात फर्क थे, पाकिस्तान की रियलिटीज चेंज थी, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में रहते हुए पाकिस्तान एक डिफरेंट मुल्क की तरह बिहेव कर रहा है। हमारी फौज, हमारे इदारे, हमारी अदलिया बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव करें। जिस तरीके से इन्होंने इदारों को तबाह किया था, वाहिद पाकिस्तान का एक इदारा है जो परफॉर्मिंग है। इस वक्त अदलिया का वकार बहाल हुआ। इनको तो ये तो वो लोग हैं जो वकील करने की बजाय जज किया करते थे। आपको भूल गई है जस्टिस कयूम की वीडियोस, ऑडियोस? क्या कहते थे कि उनको डिक्टेशन क्या देते थे कि इतने अरसे के लिए डाल दो अंदर, इतने अरसे के लिए ये कर दो। आपको छांगा मांगा की वो जो बाटर ट्रेड थी वो भूल गई है। आपको जनरल जिलानी के घर सरिया लगाने वाले ये लोग भूल गए जिनको उन्होंने अपना मिनिस्टर लगा लिया। आपको जियाउल हक का बगल बच्चा भूल गए। कौन सी आप बातें कर रही हैं? आपको वो साजिशें भूल गई जिस तहत आपने अच्छा, इसमें एक सवाल उभरता है। मैं जरा मैं ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल पूछ लूं, मैं भी उसके बाद आऊंगा। ये जो बात की जाती है बार बार, मैं आऊंगा कि ये जो बगल बच्चा या जियाउल हक साहब को, या ये मतलब बात ये है कि ये हो या कोई भी हो, लाए तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही ना। देखिए उस वक्त मार्शल लॉ था। अच्छा, दैट वाज द टाइम जब मार्शल लॉ था। मार्शल लॉ में दे वांटेड जाके सिविल गवर्नमेंट को अपने साथ लेकर आए, वो लेकर देन ही शुड नेवर टॉक अबाउट दिस। जब आपको तो बिल्कुल ही उठा के गोद में बिठा के लाया गया, आप कहते जनजा मेरे गॉड फादर हैं, मेरे फादर हैं, तो फिर आप तो बात ही ना करें। आपने इलेक्शन जीते हैं, 2-3 इलेक्शन, उसमें फौज जो जहाँ से आया उसको वहाँ का ज्यादा पता है ना, ये बात कर रहा है। उसके बाद मुझे बताया ना, आज आपने इलेक्शन जीते, आपने जुनेजो को फारिग किया, आपने तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी की है कि आपने किसी को टिकने दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट पे कैसे अटैक किया। साहब इसका जवाब आपने देना है, लेकिन ब्रेक के बाद, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, और ख़ास तौर पे एपीसी पर बात हो रही है। खेलदास कोहिस्तानी साहब फरमाइए, ये जो सवाल उठाया है अभी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने, इसका रिस्पॉन्ड आप कर दें तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं, पहले मुझे टाइम देना। आप तीनों एक सेम पेज पे हैं और मैं कहाँ एक पेज पे हूँ? मैं के अंदर हूँ। मैं कमल शहजोद साहिबा हमारी ऑनरेबल MN है, मैं उसका एहतराम भी करता हूँ और अच्छी कुलीग है मेरी। मगर जिस तरह ये नवाज शरीफ साहब जो मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म है, या इस्तार साहब जो वज़ीर ख़जाना थे, जिसने पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के 5वें नंबर पे पहुँचे, जिसने डॉलर को मुस्तकम रखा, जिसने पाकिस्तान की मईशत को, जिस तरह कमल शहजोब साहिबा
तनकीद कर रही है, खुद 165 रुपए टैक्स देती है, 165 रुपए टैक्स दिया। इनका वजीर आजम 2 लाख रुपए टैक्स देता है, इनका वजीर आला पंजाब 0 टैक्स देता है, और वो लोग टैक्स हम पे, हमारी पार्टी पे तनकीद कर रहा है जिसका हमारा शाहिद खाकन अब्बासी 32 करोड़ रुपए टैक्स देता है। तो ये लोग हम पे करते हैं। इनका केस फॉरेन फंडिंग में, ये केस मतलब है उसके स्टे पे है, वो स्टे पे है। इनके सियासी इंतकाम में इनके सारे लोग एनआरए लेके बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं वापस? नवाज शरीफ जो है हट्टे क्लास है, 45 मिनट की आएगा, अब कब आएंगे? नवाज शरीफ आएगा, पिछली बार वजीर आजम होगा, इस साल डॉक्टर साहब आएगा, वजीर खजाना होगा, जो इन्होंने मईशत की तबाही की है वो संभालेगा। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, मेरा ये दिल कहता है, मेरा अकीदा कहता है। और मैं एक बात आपको बता दूं, मैं एक बात, नवाज शरीफ को ना मैं कमल में आपकी तरफ नहीं, हौसला रखें, हौसला रखें, हौसला रखें, हौसला रखें, आपकी तरफ आता हूँ, हौसला रखें, थोड़ा सा इनकी कौन आ रखें, आप बगोड़ा बगोड़ा कहती है, आप किसी की किताब करेंगे तो मैं क्या वो जेलों से भागे नहीं? कमल नहीं भागे, नहीं भागे, वो फैसले गए, वो अदालती फैसले के तहत ऐसी हुकूमत के फैसले करते मैं आपको बताऊं, ये करते हैं, ये करप्शन अपने एनआरओ देके जो 70 ठीक है, मैं रिस्पॉन्ड ले लूंगा। मैं मुझे 2 मिनट कमल आपकी तरफ आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप बगोड़ा बगोड़ा करती है। मेरे ख्याल से ये लफ्ज जो है वो थोड़ा सा आप पार्लियामेंटेरियन है, ये गैर पार्लिमानी लफ्ज है, आपके लोग गैर पार्लिमानी लफ्ज मैं आपका एहतराम करता हूँ, मगर बात ये है मैं कमल आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा समय इजारा करें, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। इन्होंने किया है मुल्क के, आज आम आदमी परेशान है, इन्होंने किया, इनकी वजह से किया है। जिस जगह पे मुल्क को आप पहुंचा के गए थे वजह से हुआ है। हमारा हमने खुशहाल चलता हुआ पाकिस्तान इनके हाथों में दिया है, आज इन्होंने तबाही कर दी। आज पाकिस्तान का बच्चा आप जाए लालू खेत में, आप जाए लियारी में, आप जाए लाहौर की सड़कों में, आप जाए मुल्तान की सड़कों में, आप आम आदमी से पूछे वो क्या कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ आवाम का लीडर है, वो आएगा जब उनको डॉक्टर मेरे आपके कहने वो नहीं आएगा, वो जब डॉक्टर इजाजत देंगे, डॉक्टर इजाजत देंगे। डॉक्टर ने तकरीर की इजाजत दी थी, ये 45 मिनट की आप तकरीर कर सकते हैं। डॉक्टर ने इजाजत दी थी, डॉक्टर ने इजाजत दी थी कि आप 45 मिनट की तकरीर इस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, 1 करोड़ 30 लाख वोटर जो उन्होंने वो उन पे एतमाद, पाकिस्तान को नवाज शरीफ की जरूरत है, पाकिस्तान के लिए 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने पीटीआई पर एतमाद किया है। नहीं 5 घंटे भी बोलेंगे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान लिए। मैं जवाब ले लूं, कमल जी रिस्पॉन्ड कर दें, कमल आप रिस्पॉन्ड कर दें। वैसे वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोल से जहाज लेने आते हैं जी, आप लोगों को कोई इखलाकी शर्म होनी चाहिए जब आप लोगों पे अब आपकी बात होगी, अब आपकी बात होगी। कमल देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जवाब दे रहा हूँ जी। कमल फरमाइए। ना हम गद्दार हैं और ना हम गद्दारों को यहाँ पलने देंगे। चलें ये फतवाएं जारी नहीं, अच्छा मैं जारी करूं? आप झूठ बोल रहे हैं और मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन चला रहे हैं। आप ये लिस्ट किसने जारी की है? मैंने नहीं जारी की है। ठीक है, आपने कह दिया ना, आपने कह दिया, उन्होंने जवाब दे दिया। मैंने 2018 में जब असेंबली का वोट उठाया, मेरी पहली तनख्वाह तब आई है। मैं आज तक वॉलंटियर काम करती रही हूँ डेवलपमेंट सेक्टर में, मैंने एक आना कभी किसी ऑफिस से जाके नहीं लिया है। आप क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है कमल मैं आपकी तरफ आऊंगा। चोर नहीं हूं कि मुल्क के टैक्स के पैसे पे अपनी रोलेक्स घड़ियां खरीदती रहूं और ब्रांडेड जूते और ब्रांडेड बैग्स लूं। मुझे आप बताएं, ये जो लिस्ट जारी हुई है, जानिए सही है गलत है, सही है बताएं ये मुझे। ना मैं लंदन के लोगों की गुलामी करती हूँ, ना मैं हिंदुस्तान की गुलामी करती हूँ, और आप जैसे लोग जो झूठ बोलते हैं मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, कमल आपकी तरफ वापस आऊंगा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ये फरमाएं कि ये जो इस वक्त ठीक है सीपैक का मामला जो है उसकी रफ्तार जो है वो उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, और नवाज शरीफ साहब ने भी इल्ज़ाम लगाया कि जिस तरह जो BRT का कर
दिया था वही हाल जो CPEC का कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब हमारे रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वे फॉरवर्ड है CPEC, मुख्तलिफ ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर नई जो लाइन इस वक्त सामने आई है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वे फॉरवर्ड है और काम बहुत आगे की जानिब चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि वो बात कि जो इधर से आ रही है, गो के दुश्मनों की जानिब से आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ से आ रही है कि CPEC को सुस्त कर दिया गया है। नहीं देख, पूरी कोशिश अमेरिका की और इंडिया की है, ये जो कश्मीर पे कब्जा किया, ठीक है, लद्दाख पे कब्जा किया, वहाँ जाके ट्रुप्स बैठ गए गुलवान वैली में और जाके ट्रुप्स कॉन्सल्टेशन कर दी। ठीक है, मकसद यही था कि उस रूट को थ्रेट करो और CPEC को कामयाब ना होने दें। सारा कुछ इस वक्त है ये कि CPEC को, यही तो इंडिया को कहा गया है, इंडिया इज बीइंग यूज्ड एज प्रॉक्सी ऑफ अमेरिका कि जी CPEC को डिले कर दें। उधर साउथ चाइना सी में भी चाइना को, इंडिया को आगे किया हुआ है। और मकसद ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। अगर हम इकनॉमिक तरक्की करते हैं तो हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने मुल्क की मफादात में फैसले करेंगे। ये उनको नहीं पसंद है, इसलिए आपको वो दबा के रखते हैं। और इस स्टेज के ऊपर जबकि इंडिया की फ़ौज फ्लैग ऑपरेशन के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे सब हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, कहते हैं वो थ्रेट कर रहे हैं। क्या इस वक्त APSC को होना, इस तरह की बातें करनी, फौज के खिलाफ बोलना, कमल मुझे जरा एक बात का जवाब दे दें, ये फरमाएं कि ये कहा गया कि जनाब ये सारी लूट मार एसोसिएशन जो है एक साथ बैठ गई है, सारे लोग जो है NRO लेने के लिए बैठ गए हैं, ये सब जो है जेलों से भागने के लिए बैठ गए हैं, ये सब इस तरह से आके इस वजह से एक जगह पर बैठ गए हैं। लेकिन आवाम भी ये सवाल करती है कि वो इल्ज़ाम जो PTI इन तमाम लोगों पे लगाती है कहीं कुछ साबित हो नहीं पा रहा है। जिन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया उनको एक एक करके छोड़ दिया गया, नवाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर चले गए। तो ये जब तक किसी को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा, सिर्फ TV प्रोग्रामों में, जलसों में ये बातें कहने के लिए हो जाएंगी, लेकिन इसको अदालतों में साबित करना ज़रूरी है कि ये अपोजिशन की जमातों ने करप्शन की है और जो करप्शन की है वो आपके सामने आ गई है। जी कमल, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, डेली मेल है जी, यूके में जहाँ ये जो इनका दूसरा वतन है, जहाँ ये सारे मुल्क का पैसा लूट के डालते हैं। डेली मेल ने पायरेट्स ये जो इनके नाम से छापी थी खबरें, करे ना सूस को, वो तो रोज इनको इनवाइट कर रहा है। पनामा लीक्स जो हुई है वो पूरी दुनिया के जो करप्ट तरीन लोग हैं उनमें इनके नाम शामिल थे। करे ना सूस को, क्यों नहीं जाते हैं उस पर? और जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उस पर क्या प्रूव नहीं हुआ कि इन्होंने करप्शन की है या नहीं की है? एक 15वें ग्रेड का मुलाजिम जो होता है ना सरकारी, वो अपनी एक सरकारी नौकरी के साथ दूसरी नहीं कर सकता। इस मुल्क का वजीर आजम 2-2 नौकरियां कर रहा था, इस मुल्क का वजीर दाखिला 2-2 नौकरियां कर रहा था, इस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर चौकीदार लगा हुआ था दुबई में जाके 16 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा था। कौन सी इनकी आप बातें कर रही हैं? ये सवालिया निशान है नैब के कैरेक्टर पे, नैब की कैपेसिटी पे। लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि नैब को फिर एक मौका मिलना चाहिए कि वो करे इनकी, और इनको जिस तरीके से फेयर ट्रायल होते हैं उस तरीके से इनकी भी कन्विक्शन हो। हमने ना उनका गला दबाया जैसे ये दबाते रहे, सैफुर रहमान को इस्तेमाल किया 11-11 साल, और जस्टिस कयूम की वीडियो लीक्स आई, जिस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर धावे बोले, हम वो टैक्टिक्स नहीं करना चाहते। जो गंदगी इन्होंने फैलाई है इदारों के लिए यहाँ पाकिस्तान में, ये अब यहाँ पे मजीद हम नहीं चाहते कि चले। एक वाहिद जमात है जो एक स्ट्रगल के बाद पब्लिक सेंटिमेंट और पब्लिक के वोट के साथ आई है 23 साल बाद। ये तो फैमिली लिमिटेड जमहूरियत के अलमबरदार है। कल की आपने देखा जो अंदर डिलिब्रेशंस हो रही थी, उसमें ये एक तरफ शरीफ खानदान, एक तरफ जरदारी खानदान, और आप इनके झूठ और यू टर्न्स देखिए। ये 10-10 साल अपने वोटर को क्या 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 के बेवकूफ बनाते रहे हैं। और ये जरदारी इमरान भाई भाई के नारे लगाती थी, इनकी जो पनामा हुई है, वो कहता था जी वो जो उधर से बैठा हुआ पुनका रहा था लंदन से, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं। कमल, मुझे जरा ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद मैं आपको दोबारा जरूर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल पाकिस्तान का ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, केलदास कोहिस्तानी, कमल शोधिब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, फरमाइए, ये जो मैं बात लास्ट सेशन में कमल से कर रहा था कि अभी तक क्या रिकवरी हुई है या क्या रिजल्ट्स मिले? आपका खुद नैब से भी ताल्लुक रहा है और नैब पर भी नवाज शरीफ साहब ने भी और APC में बहुत सवाल उठाए गए कि नैब को जो है अगर एहतसाब करना है तो वो दोनों तरफ करे, वो ईमानदारी की बुनियाद पर करे, ना ये कि इसको सिर्फ और सिर्फ जो अपोजिशन के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जाफर, बात यह है कि बिल्कुल ये ठीक है कि PTI का मैनिफेस्टो है कि हमने मुल्क से लूटा हुआ पैसा वापस लाना, करप्शन खत्म करना, ठीक है, लोगों ने वोट दिया। इशू के मेजॉरिटी ऑफ केसेज जो है ना इनके PMLN के, ये
पीटीआई से पहले के चल रहे हैं, जो लोगों को कम लोगों को पता है, एक तो ये बात है। ठीक है, इवन इनके पीएमएलएन के वक्त के हैं। सेकंड इशू ये है कि नैब के चेयरमैन और नैब हैज़ फेल्ड इन चीज़ों के अंदर, उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। वजह यह है कि ना आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास ना अच्छे प्रोसिक्यूटर्स हैं, ना अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो कि केस सही बनाएं। नंबर 2, आप बार्गेन सही नहीं कर सकते हैं। एक पहले होता था वॉलंटियर रिटर्न, वो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। वॉलंटियर होता था कि आप पैसे दे दें, आपकी जान छूट गई। ठीक है। अब अगर आप प्ली बार्गेन करेंगे तो यू आर इक्वली कॉन्विक्ट, सज़ा नहीं मिलेगी लेकिन कॉन्विक्शन हो जाएगी आप कि 10 साल के लिए जेल, ये इलेक्शन ख़त्म, नाअहल हो जाएंगे आप, नाअहल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब उसके लिए अब बेसिकली मैं बल्कि ये कमल इज लिसनिंग, इनको चाहिए लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 120 हमने नए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स बनाने हैं। लॉ मिनिस्ट्री का काम है कि इमीडिएटली उनके ऊपर काम करके कोर्ट्स बनाएं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट इज गवर्नमेंट की। आपने कोर्ट बनाने और क्या करना है, कोर्ट से डालते हैं, जज पोस्ट करें ताकि 3 दिन महीने में केस खत्म हो। जो ही केस खत्म होने लगेंगे, जब इनको ये पता चलेगा कि अब हमें जेल होने वाली है, कहेंगे ये ले पैसे ले, हमारी जान छोड़। अच्छा, एक जरा न्यूज़ तो बताएं, कल शहबाज शरीफ साहब क्या बेल कैंसिल हो रही है, कल जेल जा रहे हैं? आई हैव नो आइडिया, बट आई थिंक क्यों रखा गया है। अच्छा, एक दिन के लिए और क्यों एक्सटेंड किया, या तो कर देनी चाहिए थी, बेल दे दे, वरना कोई क्या वजह है, क्या आई हैव नो आइडिया। लेकिन मुझे है डर है कि 50-50 चांसेस हैं। अच्छा, 50 माय ओन पर्सनल, आई हैव नो आइडिया। अच्छा, मुझे जरा केल साहब जरा वे फॉरवर्ड बता दें, क्या है कि आप क्या समझते हैं कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, एक तो बड़ा लंबा टाइम दे दिया जनवरी तक का, तो सिर्फ ये गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि ये जितनी बार्गेनिंग है इस टाइम में करना चाहते हैं कि प्रेशर दे के जो है बार्गेनिंग कर ली जाए, जेल से बचा जाए, क्योंकि इन सब लोगों को हुकूमतें की हैं, वीवीआईपी स्टाइल में रहने की आदत है, महलों में रहने की आदत है, एसी में रहने की आदत है, ये जो है जेलों में नहीं रह सकते। तो इसलिए जो है ये सारा डील का चक्कर है, कुछ आगे होगा। पर एक ये जो एपीसी हुई है फिनिश्ड, दैट्स ऑल, आगे कुछ नहीं होगा, नथिंग, कुछ नहीं होगा। देखिए, बात ये कि जो नेब की बात है, केसेस की बात है, आप हमारे मौक़िफ़ को छोड़ दें। ठीक है, आप आला अदालतों, सुप्रीम कोर्ट का जो नेब पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आप सुन लिए आपने ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल इदारों के भी तहफ़्फ़ुज़ात नेब के इंतकाम पे सुन लिए कि ये किस तरह सियासी इंतकाम पाकिस्तान में निशाना बना रहे हैं। जब से ये हुकूमत आई है 2 साल हो गए, हमारे किसी भी नवाज शरीफ बैठे ना, आप गवर्नमेंट साथ बैठे तो डायलॉग करें, कानून में तरमीम लेकर आए। मैं बताऊं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब से लेकर आज हमजा शहबाज जेल में, खुर्शीद शाह जेल में, इन्होंने पूरी कोशिश की है। ये इमरान खान का, तो आप ब्रिगेडियर साहब से पूछ रहे हैं ना, शहबाज साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान साहब पहले दिन से, जब से वो अपोजिशन लीडर बने, उसकी ख्वाहिश थी, उसने किया, उसने शहबाज शरीफ साहब को जेल में डाला, वो आज भी, कल भी जेल में डालना चाहता है, वो गिरफ्तार करेगा। मैं आपको बता रहा हूं। क्या बात है सर, नहीं, ये तो केस की बात है ना, अभी जरदारी साहब का ये इमरान खान वजीर आजम की अना है कि शहबाज शरीफ जेल में हो और वो उसको नेब को इस्तेमाल कर रहा है। नेब पे चेयरमैन हमने लगाया, नेब पर वीडियो किसने बनाया, किसने लीक करवाया? आपने लगाया सर, कुछ हमने लगाया, हमने अपने मकासद के लिए नहीं लगाया, हमने मुल्क में एहसास के लिए लगाया ना, हमने वीडियो नहीं बनाई, हमने उसको ब्लैकमेल नहीं किया। ये किसने किया, ये दुनिया ने देख लिया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस तरह मुल्क नहीं बढ़ेगा, ये इनका एहसास सबने देख लिया। और हमें जेलों में शहबाज शरीफ को अगर कल अरेस्ट करेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है, हम जेलों से ना डरते हैं ना डरते थे। कल भी हम जाएंगे ना, नवाज शरीफ वापस आएंगे और पाकिस्तान की अदालतों का सामना करेंगे, कानून का सामना करेंगे और कानून के सामने आएंगे। नवाज शरीफ का जो रिकॉर्ड है, उसने अपने हिस्ट्री में लिख दिया है। जब वो अपनी बेटी के साथ आया, किसी के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं, किसी के सर्टिफिकेट में खुद अपीयर होना पड़ता है, किसी सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं। मैं उधर मौका दे दूं, कवल ये फरमाएं कि जो आगे जो डेज हैं इसके अंदर ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नैब को जो है वो पॉलिटिकल तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, आप क्या समझती हैं कि जितनी भी गिरफ्तारियां होंगी वो मेरिट पर होंगी, इसमें किसी किस्म की कोई सियासी इंतकाम नहीं है आगे? देखिए जी, सियासी इंतकाम होता ना तो ये बाहर ना आते, ये 4-4 महीने में डबल एक्शन ब्राइट से धुल के फिर बाहर ना आते और आके विक्ट्री का निशान ना बनाते। फिर जिस तरीके से इन्होंने जरदारी को 11 साल जेलों में रखा था ना, हम भी डालते इनको जेलों में, अगर हमने नैब को कंट्रोल किया होता। मुझे बताएं, नैब के चेयरमैन से लेकर चपरासी तक हर बंदा तो इन्होंने लगाया हुआ है। नैब वालों ने इन्हें गिरफ्तार करना हो, पहले इनको फोन चले जाते हैं, पिछली छतें टाप के वो हमजा शहबाज ने भी कितना ड्रामा लगाया
दूसरी क्वीन जो है वो लेकर पत्थर आ गई और नैब पे उसने अटैक कर दिया। मैं आगे की बात करना चाह रहा हूँ, पीछे की बात नहीं करना चाह रहा, मैं वे फॉरवर्ड की बात करना चाह रहा हूँ। हमारे तो दो जो सिटिंग मिनिस्टर है वो 4-4 महीने जेल काट के आए हैं, किसी ने शोर मचाया है, किसी ने ऊंची आवाज निकाली है। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो पास हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो फैटअप, और ये दूसरा है आईसीटी वक्फ प्रॉपर्टीज, इस पे ये बार्टर ट्रेड कर रहे थे। 34 अमेंडमेंट्स इन्होंने प्रपोज कर दी कि नैब को टोटल खत्म कर दो और सारा इनके जो ये पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जो अलमबरदार है PMLN के, ये शरीफ फैमिली के सारे खानदान वाले, ये इनकी मनी लॉन्ड्रिंग बचाने के लिए करे। 10 सालों से ये आमला जो एक्ट है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 10 सालों से इन्होंने लेजिस्लेशन क्यों नहीं पास की? इसलिए कि ये पूरा खानदान मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। तो जरदारी साहब के वो आप अयान अली के जरा उठा के अकाउंट्स देखे ना उसके, और बिलावल के अकाउंट एक क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। वो जो कुल्फी फालूदे वाले अकाउंट्स निकलते हैं वो क्या कर रहे थे? ये पापड़ वाला, ये मुश्ताक चीनी, अभी इनका फ्रंट, इनके जो चले ये जो आप जितनी बातें कह रही हैं ये उस वक्त जो है वो सही साबित होंगी कि जब प्रॉपर तौर पे केसेस चलेंगे और मेरिट पर चलेंगे और उस पर जो है वो आएंगे। कमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केलदास कोहिस्तानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।